जांग दोनों लड़कों को बांधकर छत पर फेंक देती है। तभी वहां एक एल्डर आता है। दोनों सोचते हैं कि अब ये हमें नीचे फेंक देगा, पर तभी स्पिरिट बोलता है, मास्टर, अपने इमोशंस पर काबू रखिए, सील टूटने वाली है। वांग के गुस्से से चारों तरफ तूफान जैसा माहौल बन जाता है। यह देखकर स्पिरिट कहता है, मास्टर, स्कूल में फ्री में नूडल्स बांटे जा रहे हैं। यह सुनते ही वांग का गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। वो एल्डर बुफेंग के कुछ बाल काटकर जांग को देता है। इसके बाद बुफेंग ऑफिस पहुंचता है और सबको बताता है वांग को किडनैप कर लिया गया है। असल में वो जांग ही थी जिसने बुफेंग का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि असली बुफेंग और वांग तो अब भी छत पर बंधे हुए थे। एल्डर कहता है, वो तुम्हारे चेहरे का कुछ देर के लिए इस्तेमाल करेगी, उसके बाद तुम्हारा अंत कर दिया जाएगा। बचने के लिए बुफेंग कहता है, मैं तो हमेशा से शैडो फैक्शन में शामिल होना चाहता था। अगर तुम मुझे खोल दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो। लेकिन एल्डर ठंडे लहजे में जवाब देता है, यह बाइंडिंग रोप कोई साधारण रस्सी नहीं है, इसे सिर्फ जांग ही खोल सकती है। लेकिन बात खत्म होते ही वो बूढ़ा अचानक उस पर हमला कर देता है। उसका अटैक इतना जबरदस्त था कि बुफांग की आंखों के सामने उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों की मौतें नजर आने लगती हैं। तभी उसे एहसास होता है कि ये बूढ़ा कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि बहुत ही ताकतवर स्पिरिचुअल वॉरियर है। उधर जांग, जो इस वक्त बुफांग के भेस में था, सबको बताने लगता है कि कैसे वांग को पकड़कर ले जाया गया था और वो कैसे किसी तरह वहां से बचकर वापस आया। जू कहता है, जरूर वो शैडो फैक्शन की लीडर जांग ही होगी। टैंग के कहने पर सभी लोग एशिया स्कूल के अंदर बाकी लोगों की स्पिरिचुअल फोर्स डिटेक्ट करने लगते हैं। जैसे ही उन्हें उनकी लोकेशन का पता चलता है, सन के बॉडीगार्ड्स उसे वहां से निकालकर सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सन उनकी पिटाई करके खुद वांगलिंग को बचाने के लिए लौट आती है। उसके बाकी दोस्त भी अब साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब मिलकर वांग को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। जाई अपने स्टूडेंट से कहती है, जाओ उनका पीछा करो और देखो कि वो कितने स्ट्रांग हैं। वहीं बुफांग कहता है, वांग लिंग, मुझे पता है तुम अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मैंने तुम्हारी पावर देखी है। लेकिन बैंग तो आराम से नींद में सो रहा होता है। तभी वो बूढ़ा फिर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और बुफांग मदद के लिए चिल्लाने लगता है। वो बूढ़ा एक जोरदार लात मारता है और बुफैंग नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाता है। उसी वक्त सन और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स बिल्डिंग की तरफ दौड़ते हुए पहुंचते हैं। उनकी आंखों के सामने वांग लिंग को एक क्रॉस पर बांधकर ऊंचाई पर लटकाया जा रहा था। सभी बॉडीगार्ड्स उस बूढ़े पर हमला करने जाते हैं। वो अकेला ही पल भर में सबको हरा देता है। इसके बाद वो बूढ़ा अपनी असली ताकत दिखाने के लिए पूरी पावर अनलीश कर देता है। वो आसमान की ओर हाथ उठाता है और एक तेज चमकदार रोशनी फैल जाती है। कुछ ही सेकंड में वो रोशनी घूमकर एक लाइट सर्कल बना देती है और उसी सर्कल से कई नाइट समन होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो नाइट्स आगे बढ़ते हैं, सन तुरंत अपनी स्पेल एक्टिवेट करके उस पूरे सर्कल को नष्ट कर देती है। अब सन हवा में उड़ रही होती है। उसके चारों तरफ कई सोर्ड्स घूम रहे होते हैं और वो बड़ी मुश्किल से उस बूढ़े के हमलों को रोक पा रही होती है। पर कुछ ही पल में वो बूढ़ा उस पर हावी हो जाता है और ग्रेविटी फोर्स से सन को जमीन पर दबा देता है। तभी अचानक टाइम रिवाइंड हो जाता है और ये सब वांग ने किया था। वो मुस्कुराता है, खुद को आजाद करता है और उसी बूढ़े को पोल से बांध देता है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी मास्टर ज़ुओ वहां आकर इस काम का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जांग ये सब देखकर गुस्से में थी, क्योंकि अब इमॉर्टल्स वहां पहुंच चुके थे और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इस बीच वांग लिंग अपनी स्पिरिट को आदेश देता है कि वो बुफांग को वहीं रोक कर रखे। उसे लगा था कि अगर ऐसा करेगा तो सोर्ड कंपटीशन कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जांग पहले ही बुफांग का रूप लेकर वहां पहुंच चुकी थी। अब वांग लिंग के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर वो बाहर कैसे आ गया। इसके बाद कंपटीशन शुरू कर दिया जाता है। सभी प्रतिभागियों के फोन्स ले लिए जाते हैं और नियम बताया जाता है कि कोई भी 5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। सभी प्रतियोगी उस जगह पर एंटर कर रहे होते हैं। तभी अचानक वांग के डैड वहां दौड़ते हुए पहुंचते हैं। वो उसकी एम्यूलेट बदलना चाहते थे, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते
वांग लिंग तो वहां से जा चुका होता है। इसके बाद मिस्टर पान और जो वहां आते हैं और वांग के पिता से मिलते हैं। वो जो को एमटीएन में हुई सारी घटनाओं के बारे में बता देते हैं। उधर दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स कंपटीशन एरिया में पहुंच चुके होते हैं। ईशा कहती है कि बूफांग की स्पिरिचुअल फोर्स अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रही है। तब टैंग उसे चेतावनी देता है, अगर तुम्हारा उससे सामना हो तो बहुत सावधान रहना। ईशा फिर फैक्शन 60 के सभी स्टूडेंट्स की लोकेशन ट्रैक करने लगती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो अब वांग की प्रेजेंस भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनकी टीम का एक मेंबर उसे सबसे पहले ढूंढकर हराने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी टैंग हवा में अपनी तलवार घुसा देता है और वो प्रतिद्वंदी चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। हालांकि बाकी लोग उसका पीछा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जीतने के लिए सिर्फ 3 ऑल्टर्स पर कब्जा करना ही काफी है। उधर लियांग जब जंगलों के बीच से गुजर रहा होता है तो हाओ उसे देख लेता है। हाओ सोचता है, फैक्शन 59 के सारे मेंबर बहुत स्ट्रांग हैं। मैंने पहले ही एक डिकॉय खो दिया है, और जो अब वांग के पीछे जा रहा है शायद वो उतना ताकतवर नहीं होगा। फिर हाओ भी उसके पीछे चल पड़ता है। तभी अचानक अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 59 ने एक ऑल्टर पर कब्जा कर लिया है। यह सुनकर चेन भी एक ऑल्टर पर कब्जा करने निकलता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक गहरा कट लग जाता है। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है और चारों तरफ से पत्तियां उसके ऊपर उड़ने लगती हैं। वो सोच में पड़ जाता है, आखिर ऑल्टर पर कब्जा कैसे किया जाता है। उसी वक्त पीछे से ईशा की आवाज आती है। ईशा उसे समझाती है कि ऑल्टर को कब्जा करने के लिए उसे अपनी तलवार उस जगह में लगाकर कम से कम 10 सेकंड तक वहीं इंतजार करना होगा। चेन मुस्कुराते हुए कहता है, लड़के लड़कियों से नहीं लड़ते, और चूंकि तुमने पहले मेरी मदद की थी इसलिए मैं तुम्हें 3 मौके देता हूं मुझ पर हमला करने के लिए। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। चेन खुद को ही मारने लगता है। वो अपना सिर जमीन पर पटकने लगता है। तभी ईशा बताती है कि उसका स्पेल शिकार को पकड़कर उसके नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल कर सकता है। वहीं दूसरी ओर बूफांग और फ्रॉगी के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। बूफांग उस पर हमला करता है, लेकिन फ्रॉगी उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को सोख लेता है। इसके बाद वो तुरंत छिप जाता है और बूफांग ऑल्टर की तरफ बढ़ने लगता है। उसी वक्त वांग जमीन पर गिरा हुआ होता है और तभी लियांग वहां पहुंच जाता है। वो वांग को वहीं छोड़कर खुद ऑल्टर कब्जा करने निकल जाता है, लेकिन तभी वहां फ्रॉगी भी पहुंच जाता है। वो उनकी फाइट के बीच और ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स ऑब्जॉर्ब करना चाहता है। तभी अचानक वांग खड़ा हो जाता है। वो लिंग पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी हाओ का स्पेल उड़ते हुए आता है और उसे सीधा स्लैश कर देता है। अब हाओ और लियांग की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सन भी एक ऑल्टर पर कब्जा कर रही थी, लेकिन अचानक एक तेज सोर्ड अटैक उसकी ओर आता है। वो तुरंत उसे डॉज करती है और अपनी तलवार हवा में फेंक देती है, जो उसी पल एक सोर्ड स्पिरिट में बदल जाती है। तभी टैंग अपनी सोर्ड स्पिरिट के साथ उसके सामने प्रकट होता है। वो सन को मनाने की कोशिश करता है कि वो अपने सड़े गले टीममेट्स को छोड़कर उनकी साइड में आ जाए। सन उस पर हमला कर देती है और अपनी स्पिरिट को भी आदेश देती है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन टैंग बहुत आसानी से उसके अटैक को खत्म कर देता है। तभी उन्हें अनाउंसमेंट सुनाई देता है, फैक्शन 59 ने 3 ऑल्टर्स पर कब्जा कर लिया है। बूफांग टैंग को बताता है कि उसने फ्रॉगी को हराकर इस ऑल्टर को अपने नियंत्रण में ले लिया है। सन आश्चर्य से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि फ्रॉगी कहां था? इस पर टैंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम भूल गई कि ईशा सबकी लोकेशन ट्रैक कर सकती है। तभी अचानक दूसरी अनाउंसमेंट होती है, फैक्शन 59 ने एक और ऑल्टर पर कब्जा कर लिया है। सन तुरंत अपनी सोर्ड स्पिरिट को वापस तलवार में बदल लेती है और टैंग पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी टैंग अपनी स्नो पावर्स रिलीज कर देता है। उसके आसपास की पूरी नमी और पानी जमकर बर्फ बन जाता है। सन तेजी से उसकी तरफ हमला करती है, लेकिन टैंग की स्पिरिट उसकी तलवार को रोक देती है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी फाइट नदी से होती हुई पुल तक पहुंच जाती है। तभी अचानक सन के आसपास की सारी आइस एक्सप्लोड कर जाती है और वहां नकली बूफांग आ जाता है। वो सन पर वार करने ही वाला होता है कि तभी उनके सिर के ऊपर से कोई अजीब चीज उड़ती हुई निकलती है।
उसके असर से चारों तरफ जोरदार हवा चलने लगती है। ये देखकर टैंग और सन दोनों समझ जाते हैं कि सन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक कोई दुश्मन अब उनके सामने आने वाला है। इस मौके का फायदा उठाकर सन वहां से निकल जाती है। टैंग गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे पता है तुम असली बूफांग नहीं हो, फिलहाल तुम जाओ और सन को ढूंढो। इसके बाद टैंग वापस अपने ऑल्टर की ओर बढ़ जाता है। टैंग अब एक और ऑल्टर कैप्चर कर लेता है, लेकिन जैसे ही उनका स्कोर 5 पहुंचता है वह अचानक 4-1 हो जाता है, यानी फैक्स 16 ने उनसे एक ऑल्टर छीन लिया था। इस घटना से पहले लिंग और हाओ आपस में इतना लड़ते हैं कि दोनों थक जाते हैं। तभी लिंग वांग लिंग को एक जोरदार किक मारता है और कहता है, तुम जैसे यूजलेस इंसान को यहां भेजा ही क्यों गया। यह सुनकर हाओ गुस्से से भर जाता है और पहले से भी ज्यादा तेजी से लिंग पर हमला करने लगता है, लेकिन लिंग उसके हर अटैक को आसानी से ब्लॉक करता जाता है। उसी वक्त वांगलिंग की एनर्जी अनकंट्रोलेबल होने लगती है। यह देखकर फ्रॉगी उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने पहुंच जाता है, लेकिन असल में यह वैंगलिंग की प्लानिंग थी। कुछ ही देर में उसकी एनर्जी खुद ब खुद रिलीज होने लगती है और अब फ्रॉगी उसकी हेल्प कर रहा होता है उसे कंट्रोल करने में। दोनों मिलकर कंबाइन हो जाते हैं। यह देखकर लिंग ताना मारता है, तुम अभी भी लेवल 5 पर ही अटके हुए हो, तुम्हारे जैसा लूजर मैंने आज तक नहीं देखा। तभी वांग लिंग की सोर्ड को छूता है और वह टूटकर बिखर जाती है। फिर वांगलिंग उसका कंधा पकड़ता है और लिंग कई मीटर दूर जा गिरता है। इस तरह उन्होंने अपना पहला ऑल्टर कैप्चर किया था। उधर जाई जिकोंग अपने चार्म स्पेल से जू को अपने जादू में फंसा रही होती है और पूछती है, क्या यह ह्यूमन और बीस्ट का हाइब्रिड ट्रिक तुमने ही सिखाया है किसी सुंदर लड़की को इम्प्रेस करने के लिए? कॉन्ग भी हाँ कह देता है। इस बीच यीशा बताती है कि बैंग अब डॉग के साथ कंबाइन हो चुका है और वो इस समय फायर ऑल्टर के पास है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फैक्स 60 ने फायर ऑल्टर को भी कैप्चर कर लिया है। इसके बाद वांग चेन के पास जाता है, उसे उठाता है और फिर इस ऑल्टर को भी अपने नियंत्रण में ले लेता है। अब उनका स्कोर 32 तक पहुंच जाता है। ये देखकर चेन बहुत खुश हो जाता है। वह पहली बार वैंगलिंग को मुस्कुराते हुए देखता है। ये नजारा देखकर उसके पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन अचानक स्कोर फिर से 4-1 दिखाने लगता है। वंगलिंग तुरंत समझ जाता है कि बाकी सभी टीमों ने पहले वाले ऑल्टर्स पर दोबारा कब्जा कर लिया है। अब जीतने के लिए उसे सारे ऑल्टर्स को एक साथ कैप्चर करना होगा। वह अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है और पूरी स्पीड से हर ऑल्टर तक एक साथ पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर्स चेतावनी देते हैं अगर वो वहां तक पहुंच भी गया तब भी हर ऑल्टर को कैप्चर करने के लिए उसे कम से कम 10 सेकंड रुकना पड़ेगा। तभी सन कहती है, हाओ और मैं एक टीम हैं और हमारे पास एक एडवांटेज है और वो है वांग। ये सुनकर वांग थोड़ा शर्मिंदा सा हो जाता है। सन आगे कहती है, हमें सबको एक साथ सारे ऑल्टर्स पर कब्जा करना होगा और कुछ सेकंड्स तक उन्हें डिफेंड करना होगा जब तक कि हमें विनर्स घोषित नहीं किया जाता। इसके बाद सन और हाओ फायर ऑल्टर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हाओ सन को सर्फ बोर्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए वहां पहुंचता है। वहां जाकर वह ओपोनेंट्स को चिढ़ाने लगता है। सन पीछे से जाकर ऑल्टर पर कब्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दुश्मन को इसका एहसास हो जाता है और वह भी ऑल्टर के अंदर जाने लगता है। उसी पल हाओ उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका वार थोड़ा चूक जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। अटैक गलती से सन को ही लग जाता है, जिससे वह ऑल्टर से पीछे हट जाती है। इससे पहले कि सन खुद को संभाल पाती, टैंक वहां पहुंच जाता है और अपने टीममेट्स पर चिल्लाता है, जल्दी करो, उस ऑल्टर को अभी कब्जे में लो। हाओ उसके रास्ते में एक पत्थर की दीवार समन करता है, मगर टैंक उसे तोड़कर अंदर चला जाता है। अब सन कई तलवारें समन करके उससे भिड़ जाती हैं। जब वह ऑल्टर को कैप्चर करने की कोशिश करती है, तभी टैंक की सोर्ड स्पिरिट प्रकट होती है और उसकी तलवार तोड़ देती है। मोटू हंसते हुए कहता है, सर आपका प्लान काम कर गया। टैंक उसे मुक्का मारकर जवाब देता है, मेरा प्लान था 0 से जीतना, लेकिन कोई बात नहीं, 4-1 से जीतना भी बुरा नहीं। यह सुनकर सन तुरंत समझ जाती है कि उसका असली प्लान क्या था। उसने यीशा को भेजा था ताकि वह वांग पर नजर रख सके। अगर वांग वहां से हिलेगा तो यीशा तुरंत उसके ऑल्टर पर कब्जा कर लेगी और बाकी टीम के सदस्य बचे हुए ऑल्टर्स पर हमला करेंगे। सन कहती है, हमें जीतने के लिए हर हाल में इस ऑल्टर को कैप्चर करना होगा।
और चेन को अपने ऑल्टर को बूफांग से बचाना होगा। अब बूफांग चेन से लड़ रहा होता है और उसे डरपोक कहकर चिढ़ाता है। उसी समय एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चेन के पिता भी कभी उसे कावर्ड कहा करते थे। हमारे परिवार में तुम्हारे जैसा कमजोर लड़का कभी पैदा नहीं हुआ। चेन बस उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा होता है जब जियांग वहां पहुंचती है। चेन अब थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि सभी की नजरें उसी पर होती हैं और वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तभी उसकी नजर पेड़ के उन पत्तों पर पड़ती है जो असल में मेटल के बने होते हैं। वह तुरंत उन्हें अपने अटैक के साथ मिक्स कर देती है और चेन पर प्रहार करती है। इसी वक्त एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसके पिता उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तलवार अचानक उल्टी दिशा में उड़ जाती है क्योंकि चेन ने खुद को बचाने के लिए एक बैरियर बना लिया था। वापस वर्तमान में चेन पूरी कोशिश कर रहा है उसके लगातार हो रहे हमलों से बचने की। दूसरी तरफ सन हाउ से कहती है कि वह पीछे हट जाए, मैं अकेले इनसे निपट लूंगी। हाउ कुछ कदम पीछे जाता है और अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लेता है। टैंक हंसकर कहता है, जब तुम्हारे पास 7 तलवारें थीं तब भी तुम मुझे नहीं हरा पाई, अब तो तुम्हारे पास सिर्फ 5 बची हैं। इस पर सन शांत स्वर में जवाब देती है, तुम्हें हराने के लिए एक तलवार ही काफी है। और फिर वह अपनी स्पिरिट के साथ मिलकर उससे युद्ध शुरू कर देती है। उधर हाओ अपनी ब्लेड स्पिरिट को समन करने की कोशिश में लगा होता है। वहीं चेन बूफांग से बुरी तरह घायल हो चुका होता है, लेकिन फिर भी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ सन पर स्पिरिट का दबाव बढ़ता जा रहा होता है। टैंग उसके पास आकर कहता है, अब हार मान लो, तुम जीत नहीं सकती। लेकिन तभी अचानक उसके सामने आग की एक विशाल पक्षी प्रकट होती है। वह हाउ की सोर्ड स्पिरिट थी जिसका नाम फायर फेनिक्स था। इसे समन करने के लिए एक सोर्ड स्पिरिट की बलि देनी पड़ती है और सन ने अपनी ही सोर्ड स्पिरिट को सैक्रिफाइस कर दिया था। तुरंत ही फायर फीनिक्स चारों ओर जलती हुई लपटें फैलाकर सभी पर हमला कर देता है। वहां एक जोरदार विस्फोट होता है और चेन रोने लगता है क्योंकि वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से उसके दोस्तों को हार न झेलनी पड़े। जैसे ही बूफांग ऑल्टर को कैप्चर करने वाला होता है, चेन अपनी नई शक्ति के साथ दोबारा खड़ा हो जाता है। वह उसकी शील्ड तोड़ देता है और उसकी सोर्ड को जमीन पर गिरा देता है। यह देखकर जिंग क्रोधित हो जाती है और अपने असली रूप में आकर उस पर हमला कर देती है। इसके साथ ही कहानी कुछ मिनट पहले के दृश्य पर लौटती है जब अनाउंसमेंट होती है कि ऑल्टर ऑफ फायर पर फैक्स 60 ने कब्जा कर लिया है। ईशा वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी फैक्स 60 ऑल्टर ऑफ वुड पर भी कंट्रोल कर लेती है। यह वही ऑल्टर था जिसे पहले वांग लिंग ने कैप्चर किया था और जिस पर ईशा लंबे समय से नजर रख रही थी। वह और कोई नहीं बल्कि फ्रॉगी था। लेकिन ईशा की पावर्स उस पर काम नहीं कर पा रही थीं क्योंकि उसकी एबिलिटीज सिर्फ ह्यूमंस पर असर करती हैं। फिर से प्रेजेंट में आते हैं। सन अब चेन से संपर्क नहीं कर पा रही होती है और दूसरी ओर फैक्स 60 का बढ़ता स्कोर देखकर सभी टीचर्स बेहद खुश हैं। हालांकि वांग लिंग के पिता के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। इसके बाद वांग लिंग एक और ऑल्टर कैप्चर करने निकलता है, लेकिन इस बार उसके भीतर डर घर कर जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी सोर्ड जरा भी ज्यादा जोर से चलाई तो एक्साइटमेंट में उसकी सारी शक्तियां अनकंट्रोलेबली रिलीज हो जाएंगी। दरअसल बचपन से ही वांग लिंग अपने इमोशंस को दबा कर रखता आया था, क्योंकि अगर वे कभी बाहर निकल गए तो उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी एक साथ फट पड़ेगी। वांग लिंग के इमोशंस अब फटने की कगार पर होते हैं। अपने दोस्तों और सन के साथ बिताए पलों की वजह से उसकी भावनाएं अब बाहर आने लगती हैं और वह उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वह तलवार से हाथ हटाने ही वाला होता है, सान वहां आकर उसे रोक देती है। उसकी इमोशंस अब प्यार की जंजीरों में बंधकर शांत हो जाते हैं। वांग लिंग मुस्कुरा देता है और सन के सामने थोड़ा शर्माने लगता है, लेकिन तभी जियांग अचानक सन की सोल को उसके शरीर से अलग कर देती है। वांग लिंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वह उसकी उंगलियों के बीच से गायब हो जाती है। यह देखकर वह पूरी तरह अपना नियंत्रण खो देता है। उसका एम्यूलेट भी टूट जाता है। वह गुस्से में जियांग पर हमला करने बढ़ता है। तभी फ्रॉगी समय को रोक देता है, पर फिर भी यह वांग लिंग को रोकने के लिए काफी नहीं होता।
वह जांग को पकड़कर मुक्का मारता है। जांग कहती है, तो तुम ही थे जो सन को बचा रहे थे। अब इसका कोई मतलब नहीं, वो मर चुकी है। यह सुनकर वांगलिंग का गुस्सा और भड़क उठता है। वह लगातार उसे पीटता है, जमीन तक तोड़ देता है, फिर उसे आसमान में फेंककर पत्थरों से हमला करता है। आसपास जबरदस्त विस्फोट होता है। फिर वह अपनी सारी शक्ति एक जगह इकट्ठी करता है ताकि उसे खत्म कर सके, चाहे इसके साथ पूरी दुनिया ही क्यों न मिट जाए। वांगलिंग सब कुछ तबाह करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वह सुनता है कि वांगलिंग बिल्कुल सन जैसा ही है, वह अचानक रुक जाता है। सन की याद आते ही वह वहां से जाने लगता है। इसके बाद वांगलिंग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सन को जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तब फ्रॉगी उसे बताता है कि जांग ने सन की सोल को उसके शरीर से अलग कर दिया है। फ्रॉगी कहता है, उसका शरीर अभी गर्म है और वह सांस भी ले रही है, लेकिन पागल मत बनो, वह सच में मर चुकी है। तुम उसे वापस नहीं ला सकते। उसका शरीर इसलिए गर्म है क्योंकि मैंने समय को रोक दिया है। जैसे ही समय फिर से चलेगा, वह मर जाएगी। सन को वापस लाने के लिए वांगलिंग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह अपनी पूरी ताकत तक बलि देने को तैयार है, बस सन फिर से जीवित हो जाए। तब फ्रॉगी कहता है, अगर तुम सच में चाहते हो तो तुम अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकते हो। अतीत को बदलकर भविष्य को बदल सकते हो। वांगलिंग अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके पास्ट को बदलने की कोशिश करता है ताकि फ्यूचर बदल सके। फ्रॉगी उसे चेतावनी देता है, भविष्य को बदलना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। इससे तुम अपनी सारी पावर्स भी खो सकते हो। इसके बाद फ्रॉगी और वांगलिंग आपस में मर्ज हो जाते हैं। फ्रॉगी उससे कहता है, मैं हजारों सालों से जिंदा हूं, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी जान तक दांव पर लगा रहा हूं। जब वे अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हैं, वांगलिंग खुद को एक नए टाइमलाइन में पाता है जहां वह पहली बार फिर से स्कूल जा रहा होता है। वहां कुछ बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन इस बार सन की जगह चेन और हाओ उसे बचा लेते हैं। वांगलिंग पहले जैसे सन को पैसे देता था, वैसा ही वह इन दोनों को भी पैसे देने ही वाला होता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है, मैं ऐसा कर भी क्यों रहा हूं। क्लास में उसे एक पल के लिए लगता है कि उसके सामने सन बैठी है, मगर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह कोई दूसरी लड़की है। स्कूल से छुट्टी के बाद रास्ते में उसे दूर से सन रोंग दिखाई पड़ती है और वह तुरंत उस कार का पीछा करने लगता है, लेकिन नजदीक पहुंचने पर पता चलता है वो सन रोंग नहीं थी, बल्कि कोई और लड़की। वांगलिंग बिल्कुल वैसा ही जीवन जी रहा था जैसा वह हमेशा चाहता था, एक शांत और साधारण जिंदगी। लेकिन वांगलिंग की स्पेस पावर्स और फ्रॉगी की टाइम पावर्स के मिल जाने की वजह से उन्होंने एक नई दुनिया बना दी है, और यह नई दुनिया अब पुरानी दुनिया की हर चीज को अब्सॉर्ब कर रही है। इसकी वजह से पुरानी दुनिया के पूरी तरह तबाह होने का खतरा पैदा हो गया है। उधर अंडरवर्ल्ड में सन रोंग की सोल पहुंचती है। वहां इस दुनिया की नई मोनार्क बैठी होती है। वह सन रोंग को देखकर कहती है, क्या यह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से जुड़ी हुई है? एक मिनट, कहीं ये मास्टर की तो नहीं? जैसे ही उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है, 99% मैच निकलता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। वे उसे समझाने लगते हैं, ये कुछ नहीं है, ये सब बस एक सपना है। थोड़ी देर बाद एक लड़की कहती है, यह मास्टर की डिसेंडेंट है। दूसरा व्यक्ति तुरंत बोल उठता है, जल्दी करो, वरना वह लड़का तीनों दुनियाओं को खत्म कर देगा। इसके बाद वे तुरंत सन रोंग की सोल वापस भेज देते हैं। सन रोंग को जिंदा देखकर सोर्ड स्पिरिट की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह सन रोंग को यहां जो कुछ हुआ सब बता देता है और कहता है, मास्टर इस बार बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारे लिए पूरी तरह एक नई दुनिया रच दी है। अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो यह दुनिया नष्ट हो जाएगी। वांगलिंग अपने दोस्तों के साथ उसी जगह खड़ा था जहां वह पहले सन रोंग के साथ डेट पर आया करता था। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह दुख कहां से आ रहा है। बहरहाल सन तलवार लेकर वांगलिंग की नई बनी दुनिया पर धावा बोल देती है। सब लोग हर चीज चकमा देकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सन की तख्ताबंदी में वह तलवार सीधे वांगलिंग के सीने में घुसा देती है। तुरंत ही वांगलिंग के भीतर सन से जुड़ी सारी यादें एक साथ लौट आती हैं। चेन कहता है, जाओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है।
उसी तरह सन वांगलिंग को वहां से बाहर निकाल लेती है। समय फिर से पीछे मुड़ता है और वही लम्हा आता है जब जियांग असल रूप में प्रकट होने वाली थी। इस बार जैसे ही वह चैन पर टूटने आती है, वांगलिंग उसे थप्पड़ मारकर नीचे पटक देता है और आखिरी ऑल्टर को कब्जे में ले लेता है। इस तरह फैक्स 60 की टीम जीत हासिल कर लेती है। उसी समय सन वहां पहुंचती है और वांगलिंग से कुछ कहना चाहती है, पर तभी मीडिया आकर उसे घेरे लेती है और उसको परेशान करने लगती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वांगलिंग अपनी शक्तियों से दुनिया को फिर से ठीक नहीं कर पा रहा था। फ्रॉगी उसे बताता है, तुमने प्रकृति के नियमों के खिलाफ काम किया है, इसलिए सब कुछ पुराने नियमों से ठीक नहीं होगा। अगर तुम इस दुनिया को वापस लाना चाहते हो तो वही नियम जिसे हमने अपनी तलवार की चोटों से अलग कर दिया, उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन हमलों की वजह से जो स्पेस और टाइम हमने बनाया था, वे अब अलग हो चुके हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके तुम टाइमलाइन को उलट सकते हो। फ्रॉगी कहता है कि यह सामान्य टाइम ट्रेवल नहीं होगा। अगर टाइमलाइन उलटी गई तो सूरोंग यहां जो कुछ हुआ है सब भूल जाएगी। लेकिन सन शांत आवाज में कहती है, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। कम से कम हम दुनिया को बचा तो लेंगे, और चाहे मैं अपनी फीलिंग्स भूल भी जाऊं, दुनिया में मेरी मौजूदगी तो रहेगी। इसके बाद वांगलिंग अपनी शक्ति का उपयोग करके टाइमलाइन को रिवर्स कर देता है। वहीं वर्तमान में वांगलिंग के पिता उसके पास आते हैं। फ्रॉगी चेतावनी देता है, तुम जानते हो, अगर तुमने यह एम्यूलेट फिर से पहन लिया तो तुम्हारे सारे इमोशंस एक बार फिर सील हो जाएंगे और तुम्हारा सन रोंग के साथ रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वांगलिंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मेरी चाहत हमेशा से यही रही है, दुनिया में शांति हो। उसके पिता बिना देर किए उसके ऊपर वह एम्यूलेट लगा देते हैं और उसके भावनाएं फिर से बंद हो जाती हैं। और इसी के साथ भाग 1 समाप्त होता है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे और वीडियो के लिए लाइक करना मत भूलना।